स्वागत है, अभिनंदन है। यह बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि आज हम फिर सब एकत्रित हुए हैं एक जगह। डॉक्टर विजय मोहन सिंह की स्मृति में, उनकी पावन स्मृति में प्रतिवर्ष हम इसी तरह एकत्रित होते हैं और एक नवोदित युवा कथाकार को, एक सशक्त कथाकार को हम यहाँ सम्मानित करते हैं। तो मैं पुनः आप सब लोगों का इस सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों का से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर पधारें। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुधीर चंद्र सर से निवेदन है कि वो पधारें। हमारे बीच जाने माने कथाकार श्री विभूति नारायण राय जी हैं, जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण युवा कथाकार श्री चंदन पांडे जी को से निवेदन है कि वो मंच ग्रहण करें। युवा आलोचक अरुणेश शुक्ल जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, ये हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण होता है जब हम हर साल इस तरह एक जगह एकत्रित होते हैं और कुछ बातचीत कथा साहित्य की, कुछ हिंदी साहित्य की, और उसी के बहाने एक रचनाकार को हम यहाँ सम्मानित करते हैं। मैं सबसे पहले अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर सुधीर चंद्र जी का स्वागत करने के लिए ट्रस्ट की अध्यक्ष आशालता सिंह से निवेदन है कि वो पुष्प को गुच्छ देकर सुधीर चंद्र जी का स्वागत करें। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए। मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय विभूति नारायण राय जी का स्वागत करने के लिए श्री वर्तुल सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो पुष्प देकर स्वागत करेंगे। ट्रस्ट की सदस्य श्रीमती स्मिता जी से निवेदन है कि वो आज कथाकार चंदन पांडे जी का स्वागत करें। अरुणेश जी का स्वागत गजेंद्र पांडे करेंगे। मित्रों, आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं वर्तुल जी से निवेदन करता हूं कि कुछ अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर और स्वागत करें। विजय जी का स्वागत वर्तुल जी। मैम पद्मा राय जी हैं यहाँ, उनका स्वागत किया जाए। मैम का स्वागत करिए।
आगे की पंक्ति में सभी सम्मानित बहुत धन्यवाद को हम किस तरह संजो सकते हैं, किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह उन्हें याद कर सकते हैं। तो उसके लिए राय साहब यहाँ बैठे हैं। शुरुआती मार्गदर्शन आज तक सर का मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। तो शुरू में ये निश्चय किया कि उनके नाम से कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए जो कथा जगत में कथाकारों को, युवा कथाकारों को सम्मानित करने के लिए काम करे। तो उसके बाद निरंतर हम 2016 से लगातार कथा सम्मान देते आ रहे हैं। अभी तक हम 6 लोगों को पुरस्कृत कर चुके हैं और आज श्री चंदन पांडे जी को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। उससे पहले मैं जिन 6 युवा रचनाकारों को यहाँ सम्मानित किया जा चुका है उनका नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले हुस्न तबस्सुम नेहा जी को यह पुरस्कार दिया गया। फिर प्रवीण कुमार, कथाकार प्रवीण कुमार, फिर कथाकार शिवेंद्र, कथाकार उपासना जी और उस्मान खान को कोविड के कारण 2 साल के इस कार्यक्रम को हमने 1 साल ही किया था, तो उसमें 2 कथाकारों को सम्मानित किया, उपासना जी को और उस्मान खान को। पिछले वर्ष अनक शर्मा को यह पुरस्कार गया और हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस बार का डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा सम्मान श्री चंदन पांडे जी को जाता है। तो हम सब उनके लिए ताली बजा सकते हैं और उन्हें वो ले सकते हैं। मित्रों, इस बार हमारे निर्णायक मंडल में जो लोग शामिल थे उनमें कवि एवं आलोचक सदानंद शाही जी, आलोचक वैभव सिंह और हमारी ही हुस्न तबस्सुम नेहा जिनको हमने सम्मानित किया, और 3 लोग शामिल थे जिन्होंने हमारे सामने बैठे हुए रचनाकार को सम्मानित करने के लिए अनुशंसा दी। मैं उनके लिए प्रशस्ति पत्र वाचन करूंगा, उसके बाद उनका सम्मान किया जाएगा। श्री चंदन पांडे, आपके सृजनात्मक कथा लेखन ने हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य एवं भाषा के प्रति आपकी निष्ठा और प्रतिबद्धता ने हिंदी कथा लेखन में उच्च मानक स्थापित किए हैं। आपने कथा लेखन के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है। अतः हिंदी कथा लेखन में महत्वपूर्ण अवदान और कथा लेखन में अनेक संभावनाओं को देखते हुए आपको डॉक्टर विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा सम्मान प्रदान किया जाता है। हम आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि अब वो युवा कथाकार का सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए करेंगे और आप लोग भी आ जाएं। आप लोग वहीं बैठे, इनको नीचे ले जा करके वहां। हाँ सर, हाँ मैं सम्मानित अतिथियों से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि मंच पर आसीन हो। मित्रों, कथा की दुनिया निश्चय ही बहुत एक रहस्य से भी भरी होती है
मुझे तो एक बार शुरुआत में मैं उन दिनों रिसर्च कर रहा था, तो प्रेम की भूत कथा पढ़ने को नई नई किताब आई थी, तो मैं इतना रोमांचित हुआ था उसको पढ़ के। तो कथा की दुनिया बड़ी रोमांचक भी होती है, बहुत यथार्थ से भी हमें हमारा साबका कराती है। और साहित्य जो सबसे बड़ा काम करता है वो हमें हमें और हम सब की आगे आने वाली तमाम पीढ़ियों को जीवनी शक्ति भी देता है। तो मैं सम्मानित कथाकार से निवेदन करूंगा कि सम्मान प्राप्त होने के बाद वो दो शब्द कहेंगे और अपने विचार, अपनी भावनाएं यहाँ पर उद्घाटित करेंगे। माननीय श्री चंदन पांडे जी। आदरणीय मंच और सभी साथी, ये सब मौके मतलब दूसरों को भी देखते इतने कॉमन सा लगने लगते हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले शुरुआत धन्यवाद से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। और इस लायक समझने में मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि लिखना दरअसल अकेले होते जाने की प्रक्रिया है। जितना ज़्यादा हम इंगेज करते हैं खुद को, उतना ज़्यादा अकेले होते जाते हैं। ये प्रोपोर्शनल है। तो वैसी स्थिति में अगर हम कोई इशू बेस्ड कोई राइटिंग करते हैं तो वह अकेलापन झलकने भी लगता है। आपको दूर से तो दिखता है सब जगमग टाइप का, लेकिन अंदर खाने का जो अकेलापन है वो समझ में आने लगता है। दोस्त मित्र, मतलब ये कहना थोड़ी ज्यादती हो जाएगी इस मौके के लिए, लेकिन वैधानिक लिखने के बाद मैंने जितने दोस्त खोए होंगे उतना तो अपनी बड़ी से बड़ी गलती पर नहीं खोया होगा। तो वैसी स्थिति में लोगों ने बात करना बंद कर दिया, लोग मिलना छोड़ दिए, दूरी बन गई। तो वैसी स्थिति में जब आप लोगों ने मुझे पुरस्कार के लिए चुना तो मुझे एक संबल जैसा मिला कि कुछ लोग हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं और उसे न सिर्फ वॉच कर रहे हैं बल्कि अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। और जब मुझे इस पर्टिकुलर नाम को सुनने को मिला कि ये डॉक्टर विजय मोहन सिंह से जुड़ा हुआ पुरस्कार है, तो सबसे पहले मुझे इंडिया टुडे वार्षिकी का एक अंक याद आया, इमीडिएट। वो सोचना नहीं पड़ा। जैसे ये नाम मैंने सुना, वो इंडिया टुडे वार्षिकी में एक कहानी आई थी, शेरपुर 15 मील 18 मील, और बड़ा सुंदर उसका, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये, अराउंड 2000 या 99 की बात है। तो बात उससे भी पहले की है, लेकिन चूंकि पढ़ना मैंने तब शुरू किया तो उस वक्त मुझे वो चीज़ मिली। तो तुरंत हम लोग हाई स्कूल पास किए हुए थे और पुरानी पत्रिकाओं की जो दुकान होती है लखनऊ में, वहाँ से वो 2-3 अंक मिल गए थे मुझे साहित्य वार्षिकी के। तो वो चीज़ मिली थी और वो एक स्मृति थी। फिर बाद में जो मैन्युफैक्चर्ड मेमोरी है, जिसमें हमने बीएचयू की लाइब्रेरी में खोज के लोगों को पढ़ना शुरू किया, तो फिर उसमें उपन्यास पढ़ा, दूसरी चीज़ें पढ़ी, लेकिन पहली स्मृति वही है कि इंडिया टुडे वार्षिकी में वो कहानी छपी थी। और वो उस कहानी के बारे में इतना ही आता है मोटा मोटा याद कि वो टांगे का वर्णन था, अच्छा डिस्क्रिप्शन था। तो इस जो स्मृति के लिए कि जो आपने मुझे एक हिंदी के मानीखेज नाम के साथ जोड़ा, डॉक्टर विजय मोहन सिंह के नाम के साथ, इसके लिए 2 गुना शुक्रिया। और बाकी जब आपने पुरस्कार दे ही दिया है तो मैं ज़्यादा आपका समय खर्च नहीं करूँगा। शुक्रिया। से किसी भी रचनाकार, किसी कलाकार की साधना अकेले या गुम होने की प्रक्रिया है, लेकिन उस अकेले और गुमनाम होने की प्रक्रिया में वो बहुत कुछ ऐसा दे पाता है समाज को जो सदियों तक रास्ता दिखाने वाला होता है। शेरपुर 15 मील का जिक्र किया आपने, वो पुराने दिन याद आ गए। खैर, बातें बहुत हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चंदन पांडे जी के साहित्यिक काम,
उनकी रचनाओं, उनके साहित्य के विषय में बोलने के लिए, कुछ उनकी कहानियों की विशेषता रेखांकित करने के लिए, कुछ उनका समीक्षात्मक उनकी कहानियों को देखने परखने के लिए मैं यहाँ मंच पर युवा आलोचक अरुणेश जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आएँ और चंदन पांडे जी के कथा साहित्य पर अपने विचार प्रकट करें। श्री अरुणेश जी। धन्यवाद अभिषेक। विजय मोहन जी की स्मृति को नमन। इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुधीर चंद्र जी, आदरणीय गुरुनारायण राय जी, सम्मानित कथाकार जो पहले से ही सम्मानित थे अब और ज्यादा सम्मानित हैं, बड़े भाई चंदन पांडे, सभागार में बैठे हुए हमारे गुरु डॉक्टर विनोद तिवारी और मित्रों, मैंने सोचा था कि चंदन थोड़ी देर अब तो अपने बारे में बोलेंगे, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बोलेंगे तो मेरा काम आसान होगा, लेकिन चंदन स्मार्ट आदमी है, निकल लिए। बात यह है कि जिस उपन्यास पर जिसके लिए चंदन पांडे को पुरस्कार दिया गया है, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि साहित्य से अलग अलग समय में डिमांड भी अलग अलग तरह के होते हैं। समाज उससे अलग अलग किस्म की उम्मीदें रखता है और वो चाहता है कि वो उससे पूरा हो। इसलिए एक ऐसे समय में जबकि जिन संस्थाओं पर आप बहुत भरोसा करते हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं या प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पत्र पत्रिकाएं हों, अखबार हों या और संस्थाएं हों, आज वो जिस भूमिका में हैं उसमें साहित्य का काम क्या होता है? क्या वो चुप्पी साध ले वो भी, या फिर वो इस बहस में पड़े रहे कि उपन्यास जो है, जब कोई चीज बहुत स्थिर हो जाती है, जो चीज अभी समाज में स्थिर नहीं हुआ उस पर नहीं लिखा जाता, जब कोई चीज समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेती है, उसका एक स्वरूप उभर के सामने आता है, तब उस पर लिखा जाता है। ऐसे में कई बार साहित्य को अपने समय और समाज का एक विश्वसनीय स्वर बनना पड़ता है। चंदन पांडे के दोनों उपन्यास वैधानिक गल और कीर्तिगान ये काम करते हैं। इसलिए चंदन पांडे के इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हमें उपन्यास के उस बहस में नहीं जाना होगा कि ये उपन्यास के स्ट्रक्चर पर कितना फिट बैठता है, पुराने स्ट्रक्चर को कितना फॉलो करता है, नया क्या है। उससे अलग हट करके हमको उसके उस डिबेट में समझना होगा जिस डिबेट को चंदन पांडे कीर्तिगान में लाते हैं। जो कहानियों पर तो मैं बाद में बात करूंगा थोड़ा। सामने वंदना राग बैठी हैं, इनका उपन्यास विषाद पे जुगनू बहुत अच्छा उपन्यास, इतिहास के साथ उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, जिस कंटिन्यूटी को इन्होंने दिखाया ला करके थ्यानमन चौक तक महिलाओं के अपने संघर्ष को, वो दिखाता है कि आप इतिहास से किस तरह का रिश्ता बनाते हैं। लेकिन ये दो एक ही पीढ़ी के दो उपन्यासकार हमारे सामने बैठे हैं, दोनों को इतिहास को ट्रीट करने का मेथड ही अलग है, दो प्रविधियां लेकर के दोनों चलते हैं। वंदना राग जहां इतिहास की कंटिन्यूटी को देख पा रही हैं, खास करके महिलाओं के संघर्ष में कि वही निस्वार्थ संघर्षरत हैं, बाकी सबके पावर इंटरेस्ट रहे हैं, महिलाएं प्रेम के लिए लड़ती रही हैं, वहीं चंदन पांडे का जो मतलब इस उपन्यास में सुनंदा के साथ जो बेसिक डिबेट है वो ये है कि वो कहती है कि ये मतलब इतिहास से चली आ रही एक चीज है, इतिहास में भी लिंचिंग होती रही है, और सुनोद जो है उसको नकारता है, कहता है नहीं, उसको आपको वर्तमान के संदर्भों में देखना होगा, उसके अपने पॉलिटिकल और आर्थिक पावर इंटरेस्ट हैं। बहस यहीं पर है क्योंकि इतिहास हमें इस बात की गवाही देता है कि सभ्यताओं में लिंचिंग रही है। आज मान लिया आप ये बात कर रहे हैं कि एक आदमी को भीड़ ने मार दिया, सुनंदा वहां बताती है कि भीड़ को बाकायदा जो है लिंचिंग की गई, मारा गया, और इस ढंग का खास करके इतिहास हमें ये सूचना देता है कि यूरोपियंस जहां जहां गए, चाहे अफ्रीका में, चाहे लैटिन अमेरिका में, चाहे एशिया में आए,
उन्होंने कायदे से एथनिक क्लिंजिंग की। खूब सारा जो है, कभी आप उसको राष्ट्र के नाम पर, कभी राज्य के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, आपके पास उस हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए तर्क होते हैं, और जब तक ये तर्क बने रहते हैं हिंसा के लिए स्पेस बना रहता है। तो जब इस उपन्यास में सरोज कहता है कि नहीं, इसको इतिहास के उससे देखने की जरूरत नहीं है, तब दरअसल वो इस प्रवृत्ति की तरफ इशारा कर रहा है जो कि अपने उसमें बहुत साफ है कि कई बार इतिहास के माध्यम से वर्तमान को देखने पर वर्तमान की भयावहता कम हो जाती है, क्योंकि इतिहास में जो चीजें पहले घटित हुई हैं वो कुछ ज्यादा बर्बर, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा भयानक रही हैं। और जब आप आज कहते हैं तब आप ये आसानी से कह सकते हैं लाखों लोग मारे गए थे, अभी तो 136 की लिस्ट है, या इसी तर्क पर वो जस्टिफाई करते हैं कि हमारे साथ ये किया गया है। अतीत को देखना कई बार जो है वर्तमान को ज्यादा गंदा करना होता है। चंदन पांडे अपने इस उपन्यास में एक तो बहुत क्लियर है इस तरह से कि आपको इतिहास को अनावश्यक उसमें लेकर के आने की जरूरत नहीं है वर्तमान को समझने के लिए। और आज हम देख भी रहे हैं कि जैसा सिनेरियो बन रहा है उसमें इतिहास के नाम पर एक तरफ कहा जाता है कि हम कभी गुलाम ही नहीं थे और मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, बाकायदा मंच से बात कही जाती है। तो ऐसे में इतिहास और कथा का रिश्ता क्या होता है, एक सचेत लेखक उसे किस तरह से बरतता है, उसके लिए कीर्तिगान देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, अनिवार्य किताब बनती है। दूसरी बात उसमें क्या चंदन कहते हैं कि जब खतरा बहुत सामने हो, अकस्मात हो, तो कई बार कुछ इसी आशय की बात है, मैं एग्जैक्ट तो कोट नहीं कर पा रहा हूं, कि उपमान और दृष्टांत जो है वो बाधक का काम करते हैं, वो आपको समझने नहीं देते। तो इस तरह की चीजों की पहचान करते हैं कि आप जो है उसे साफ समझिए, उसको किसी रूपक में या उसमें कहने की जरूरत नहीं है, सीधी बात कहिए। वो जब पार्टनर लाइक पॉलिटिक्स के आई की तरह आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ हम क्या हैं, हम क्या चाह रहे हैं, उसके लिए किसी चीज की आड़ लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो समर्पण पे जो पंक्ति है, खास करके मुक्तिबोध वाली, और बाद में जो इस उपन्यास में कोलाज बनता है कि मतलब जैसा है ना उसमें कि सब चुप, सब एक साथ, कवि, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, और सबसे आगे वो डोमाजी उस्ताद, मोहल्ले का छटा हुआ बदमाश। इसमें वकील, डॉक्टर, थानेदार सब जो है उस पूरी प्रक्रिया में साथ हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं। चंदन की खासियत इस बात में है कि बात आप जब लिंचिंग पर कर रहे हैं तो वो दिखाते हैं कि लिंचिंग किसी एक धर्म पर ही है नहीं। जो पूरी सूची दी गई है उसमें निचली जातियों के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इस तरह से। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये किसी धर्म या उसके नाम पर नहीं, इसके अपने इंटरेस्ट है, जिस बात पर वो कह रहा था कि इसको इस संदर्भ में समझने की जरूरत है। और जब वो ये लिख रहे होते हैं कि गांव में वो जमींदार के यहाँ जाता है, पत्रकार रहता है, इंदर नाम का जमींदार रहता है उसमें, तो सबको बैठने के लिए कहता है। वो भी बैठने चलता है तो उसको कहता है कि अभी तो तुम मेरे जवान हो, तुम भी बैठोगे क्या? लेकिन वो कहता इसलिए है क्योंकि वो निचली जाति का है, वो वहीं का है। तो जितने सामाजिक संस्तर हैं भारतीय समाज के, उनको जब एक उपन्यासकार डील करता है तो उसको कई किस्म से, मतलब अपनी भाषा भी चेंज करनी पड़ती है। जैसे वैधानिक गल्प आप पढ़ेंगे उसकी भाषा दूसरी है, आप कीर्तिगान में आएंगे तो कीर्तिगान के लिए तो मतलब चंदन की सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए कि एक प्रेम कहानी साथ में लगातार आपको उदास करते हो, तो मतलब तो उस रोमांस पर पहुंचती भी नहीं है, लेकिन वो इतना सघन रूप से साथ चलती है। और उसी में कोट आता है कि मैं मतलब इस समय में प्रेम कविताएं, इस जलते हुए समय में प्रेम कविताएं लिखना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। और जब ये बात वो ये कह रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि लेखन आज कितना मुश्किल हुआ है। तब चंदन पांडे का योगदान समझ में आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदि काव्य जिसको कहा गया वो इसलिए उन्होंने साफ थोड़े दिया था कि बहेलिया ने जो है मार दिया उसको, वो रो रही थी। ये तो उसका विहित कर्म है, अगर वो मारेगा नहीं तो खाएगा क्या? साफ उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि उसने मैथुन रथ जोड़े को मारा था, यानी सृजन प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई थी। और सृजन प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना यह दंडनीय है, किसी भी समाज में आपके यहाँ आदिकाल से दंडनीय रहा है। और आज उसी सृजन प्रक्रिया को भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर दुनिया भर की बातें करने के बावजूद आज सबसे ज्यादा उसी को बाधित किया जा रहा है।
जिस समाज में इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि मान लिया आज कोई टीबी मरीज है, कहिए दवाई नहीं है, कल को आ गई तब, तो वो जो उसके अंदर की संभावना है आपने उसे मार दिया। जब आपके समाज की सोच इतनी है तब आप मॉब लिंचिंग जैसी चीजों को प्रश्रय दे रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इस बात को हिंदी का एक युवा लेखक समझ रहा है, यह जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी हो जाता है उस पर बात करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जिसको हम आभासी यथार्थ कह रहे हैं, जिसे शैडो रियलिटी कह रहे हैं, कि वो शैडो रियलिटी है, रियलिटी नहीं है, वही कल रियलिटी होगी। तो उस शैडो रियलिटी के प्रति भी आपको जीरो टॉलरेंस रखना होगा कि आज कह दीजिए कि उनको जो है उसमें आप अलग से हत्या के दायरे में नहीं रखते हैं या और तरह की चीजें, लेकिन कल वही होगा, वही हकीकत होगी तब। इसलिए आज से ही आपको उस पर बात करनी होगी, ध्यान देना होगा। ये इस उपन्यास की डिमांड है, और इसीलिए चंदन उसमें मारे गए लोगों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो उन शहीदों का न्याय दिलाएगा, इस तरह की बात। ये बहुत नैतिक साहस का काम है। दूसरी बात एक और है कि उपन्यास लिखना चंदन पांडे के लिए स्वा को जानना है। तो भाई सामने बैठे, कुछ गड़बड़ होगा तो माफी करेंगे हमको। स्वा को जानना होता है, क्योंकि स्वा को जब जैसे जैसे आप जानते जाते हैं वैसे स्वा को जानना माने सबका होते जाना होता है ना। आत्म को जानना माने सबका होते जाना होता है। आप जब अपने आत्म को पहचानेंगे, जिसको चंदन अभी कह रहे थे कि उदास होना होता है, दरअसल ये उपन्यास पढ़िए और तब समझ में आता है कि जो चीजें, जो लोग मर गए हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके सामने आ जाया करते हैं। उनको लगता है कि वो सामने आ गई है साजिस्ता और इस तरह के कैरेक्टर्स। दरअसल रचनाकार करता क्या है कि वो अन्य को आत्मवत बना लेता है, अदर को सेल्फ का हिस्सा बनाता है। अगर आप सेल्फ का हिस्सा नहीं बना पाए तो जाहिर सी बात है कि वो चंदन पांडे का उपन्यास ना होके एक केस स्टडी होता, और एक केस स्टडी होता उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत, साहित्यिक मूल्यवत्ता नहीं होती। उसकी मूल्यवत्ता इसीलिए है कि जो है, उसकी मूल्यवत्ता इसीलिए है कि आपने उसमें अन्य को आत्म का हिस्सा बनाया। ये एक बहुत अच्छी प्रविधि का आपने इस्तेमाल किया है। दूसरा, उसमें एक वाक्य आता है, वो कहता है कि जब कोई जिसने मृत्यु ना देखी हो वो इस प्रोजेक्ट से हट जाए, उससे पूछता है कि तुमने किसे मरता हुआ देखा है? तो सुनोज कहता है कि शायद खुद को। तो ये उपन्यास लिखने के क्रम में आप खुद को मरता हुआ जब तक नहीं देखेंगे तब तक सोसाइटी का मरना आपको नहीं समझ में आएगा। और बाकी इन्होंने कहा कि चंदन के ऊपर कहानियों पर बात की जाए तो 2 मिनट लूंगा मैं। और चंदन पांडे शुरू से ही जो कहानियां लिखते हैं, दरअसल जिसको कहा जाए ना कि ऐसी कहानियां लिखते हैं जो तकरीबन अविश्वसनीय ढंग की होती है। मान लिया 50 रुपए के लिए कोई आत्महत्या कर लेगा उनके यहाँ, 50 रुपए नकल के लिए, या जो है और भी इस तरह कहानियां, जैसे रिवॉल्वर कहानी आप पढ़िए या सुनो कहानी की, उसमें उन्हें कोई पहचान ही नहीं रहा है उस लड़के को, लेकिन कहानियां वही बड़ी हुई हैं जो इस तरह के अंत पर रही हैं। काशीनाथ सिंह ने कहा था कि पूस की रात कहानी में का अंत जो है, एक किसान मर जाएगा लेकिन वो अपनी फसल को जलने नहीं देगा, वो उसके लिए बिल्कुल परेशान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो नींद में सोया रहेगा। तो उसका जो अंत है, या कफन का जो अंत है, उस तरह का अंत जो वो करते हैं, वो उनकी कहानियों को एक अलग धरातल पर खड़ा करती है। और वो चंदन की अपनी विशेषता भी है। और उसी से आगे बढ़ते हुए जब चंदन उपन्यासों में आते हैं तो वैधानिक गल्प रचते हैं और कीर्तिगान। एक बात समझ लेने की बात है कि मनोज रुपड़ा का उपन्यास है काले अध्याय, उसमें भी लिंचिंग का वो आता है कि एक जमाने में कार्निवाल हुआ करता था। मान लीजिए कि इनका कान कौन काटेगा, इनकी नाक कौन काटेगा, उस पर इतने पैसे बोली लगेगी, बुलाया जाता था लोगों को। इसीलिए जो कीर्तिगान अखबार वाला है वो अपने आप को जो है वहां से ट्रेस करता है, शिकागो टाइम्स से। तो सांप्रतिक जो मामला रहा है कि जो लिंचिंग को जगह जगह पर उसको जायज ठहराया गया, या जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया, वो आपको यह हक नहीं देती है कि इतिहास में ऐसा होता रहा है तो वर्तमान में भी हो। 136 है, पहले वो कम रहते हैं, वो संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको कहीं तो ठहर के सोचना होगा कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। चंदन पांडे को इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई, सम्मान के लिए बहुत बधाई। जी
निश्चित रूप से समसामयिक समय को दर्ज करता हुआ जो कथा साहित्य है वो देखा हमने चंदन पांडे जी की कहानियों में भी और उनके उपन्यासों में भी। जो आज की जो समस्याएं हैं, आज के जो प्रश्न हैं वो खड़ा करते हैं और एक बेचैनी भी खड़ी होती है पाठक के मन में, उससे कुछ निजात पाने का रास्ता भी खोजता है। तो अरुणेश जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि उसके आलोक में चंदन पांडे जी को एक समझने की दिशा ज़रूर मिलती है। मित्रों, आज जो कार्यक्रम था उसमें पहला कार्यक्रम हमारा था कथा सम्मान का, और इसी के साथ एक छोटी सी बातचीत भी हमने रखी थी, परिचर्चा। वो परिचर्चा है हिंदी कथा साहित्य में इतिहास बोध के नाम से। तो मैं अब उस दूसरी तरफ चलता हूँ। कथा साहित्य में या साहित्य में, कलाओं में, जितनी भी कलाएं हैं उन सब में समय दर्ज होता रहता है। उसको किस तरह से ट्रेस करना और उसको किस तरह से रेखांकित किया गया साहित्य में, ये हम देखेंगे। मैं बिना समय गंवाए हमारे विशिष्ट वक्ता और विशेष अतिथि आदरणीय विभूति नारायण राय सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और अपना वक्तव्य दें। सर का परिचय मैं देने की धृष्टता बिल्कुल नहीं करूंगा। सर आइए। थोड़ा सा अगर ऊंचा हो जाए तो अच्छा। आज के कार्यक्रम में सौभाग्य से यहाँ उपस्थित श्रीमती आशा जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सुधीर चंद्रा जी, आज जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं चंद्र पांडे जी और अरुणेश शुक्ल जी, देवी और सज्जनों, मैं बहुत आभारी हूँ विजय मोहन सिंह जी की स्मृति में स्थापित इस ट्रस्ट का, जो ऐसे अवसर पर जिसने मुझे याद किया और आपके बीच आने का मौका दिया। ये पिछले मुझे लगता है 2015 से लगातार ही ये एक वार्षिक आयोजन की तरह ये कार्यक्रम हो रहा है, और मुझे ये सौभाग्य हासिल है कि मुझे लगता है एक बार भोपाल में और एक बार दिल्ली में, इसके पहले भी इन कार्यक्रमों में आने का मुझे अवसर मिला। विजय मोहन सिंह जी मेरे लिए एक बहुत बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत उपस्थिति मेरे लिए रहे। मैं इस बारे में तो अपने को थोड़ा कम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी उनसे मुलाकात बहुत लेट हुई। दिल्ली में एक दो कार्यक्रमों में आमना सामना हुआ, एक दो जगह थोड़ी देर साथ भी एक ही कमरे में हम लोग बैठे, लेकिन आप में से जो भी उनको, यहाँ तो उपस्थित सभी जानते ही होंगे उन्हें, कि वो इतने अंतर्मुखी थे और खुद जल्दी नहीं खुलते थे, या मुश्किल से एक दो वाक्य कह करके मेरे जैसे व्यक्ति को जिनसे कोई आत्मीयता नहीं थी, वो लगभग खारिज कर दिया करते थे। मुझे ये सौभाग्य मिला कि वो 1.5 साल, पौने 2 साल मेरे साथ वर्धा में रहे, और वो एक अद्भुत सामीप्य, साहचर्य जिसे आप कह सकते था। और सचमुच मैं इसे किसी अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो फिराक साहब की एक लाइन है कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी, तो मैं भी रश्क करता हूँ जब मुझे ये समझ में ये याद आता है कि अंतिम उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में मुझे सौभाग्य हासिल था जहाँ मैं कह सकूं कि बहुत निकट से उन्हें देखने का अवसर मिला, जिसे आप कहें कि एक अद्भुत किस्म का, जो उसको किस तरह अरिस्टोक्रेसी अभिजात थे, जो एक अद्भुत किस्म का अभिजात थे, जो आपको आतंकित नहीं करता था, जो आपके मन में जुगुप्सा नहीं पैदा करता था, जो आपको और करीब जाने के लिए प्रेरित करता था। ऐसा अभिजात्य मिला, ऐसा अभिजात्य देखने को मिला। और वर्धा कैंपस में जो लोग गए होंगे, जो रहे होंगे, जो देख के आए होंगे, उन्हें याद होगा कि जो एक नागार्जुन सराय नाम था, अब तो हालांकि वहाँ अभी भी एक वहाँ की पुरानी छात्रा बैठी हुई बता रही थी कि वो नाम बदलने की समय एक परंपरा चल रही है। तो बहुत सारे नाम, जैसे गोरख पांडे के नाम पर एक छात्रावास बना था, उसे बदल दिया गया, या नागार्जुन सराय को कहा गया कि सराय वराय क्या होता है, कुछ उसका भी नाम। बहरहाल मुझे तो नागार्जुन सराय के रूप में याद आता है। वहाँ एक निश्चित कोना था जहाँ विजय मोहन जी बैठते थे, और इत्तेफाक से जब मैं दफ्तर से अपने घर आता था
तो ये एक आदत की तरह मैं बाईं तरफ झांकता था अपनी कार से और वहीं वो बैठे हुए दिखाई देते थे। तो बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि विजय मोहन जी इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उनको वर्तुल जैसा पुत्र या आशा जी जैसी सहधर्मिणी या उनके दूसरी संतानें जो विदेशों में भी हैं, लेकिन वो किस तरह उनकी स्मृति को बचाए हुए हैं और इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। तो ये तो शायद एक सौभाग्य है जो हम में से बहुत कम को मिलेगा। आज का कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चंदन पांडे जिन्हें आप सम्मानित कर रहे हैं वो मेरे भी प्रिय कथाकार हैं। हालांकि उनके इस वाक्य से थोड़ा मुझे मज़ा आया जब उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने लिखना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ने लगे हैं या उनसे दूर हो गए हैं। तो जाहिर है जिनको वो दूर होना कह रहे होंगे वो लेखक ही होंगे। उनके एक खास पीढ़ी है जिसे मुझे इत्तेफाक से इनमें से व्यक्तिगत तो परिचय एक आदि से रहा होगा, लेकिन इस पीढ़ी के मिजाज को जानने का बहुत मौका मिला क्योंकि सब रविंद्र कालिया की उपज थे। रविंद्र कालिया ने किस तरह इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, इनको रेखांकित किया, इनको सम्मानित किया, और जैसे एक बड़े संपादक का रोल होता है तो उन्होंने इन लोगों को एक तरह से एक ऐसे जगह पहुंचा दिया जहां आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो चंदन पांडे को भी मैं नियमित पढ़ता रहा। हालांकि जिस उपन्यास का जिक्र अभी अरुणेश कर रहे थे वो उपन्यास अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन इनकी कहानियाँ पढ़ता रहा और मैं समझता हूँ कि ये सम्मान की देखिए खासियत ये भी होती है कि आप किसे सम्मानित करते हैं। कई बार जिसे आप सम्मान दे रहे हैं वो सम्मानित होता है और कई बार सम्मान खुद ही सम्मानित होता है। तो ये शायद आज ऐसा मौका है जब चंदन पांडे को सम्मान दे करके इस ट्रस्ट ने एक तरह से खुद को सम्मानित किया। तो मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ। आज का विषय जो है वो थोड़ा बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इलाका है जो बड़ा प्रॉब्लम एरिया जिसे आप कह सकते हैं। मेरे लिए इतिहास हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक संदर्भ रहा है और ख़ास तौर से अगर आप भारत में इस समय इस कौन सा काल है ये अमृत काल में रह रहे हो तो आपको इतिहास और भी कई बार तो बड़ा डरावना इतिहास लगने लगता है। आपको लगता है कि अरे यही इतिहास था। तो ऐसे समय में इतिहास की बात करना एक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी समझ है, मैं बात करूँगा। देखिए कामू का एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, आपने तो सबने सुना होगा कि फिक्शन जो है वो एक ऐसा झूठ है जिसके जरिए हम सच कहते हैं। फिक्शन इज द लाई टू टेल द ट्रुथ। तो ये झूठ किस संदर्भ में और कैसे वो झूठ सच होता है, ये शायद जब इतिहास के साथ और हम फिक्शन के रिश्तों को जिस तरह से अरुणेश ने बड़े धैर्य के साथ और बहुत समझ के साथ उसको हमें समझाने की कोशिश की, जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे एक बड़े झूठ को कहने के लिए, एक बड़े सच को कहने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। तो ये लगभग उसी तरह का है। मैं इतिहास को लेकर के 2-3 तरह की समस्याएं हैं। मैं इस बीच में जाता रहता हूँ, ये मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं जो बच्चे IAS वगैरह में क्वालिफाई करते हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूट से जो बुलाते हैं तो मैं भी खाली बैठा हूँ और अपना थोड़ा पापी पेट के लिए चला जाता हूँ। उनसे बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसमें इतिहास के बहुत छात्र आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या इतिहास निरपेक्ष हो सकता है, क्या हिस्ट्री न्यूट्रल हो सकती है। ये सवाल थोड़ा उनको गड़बड़ाता है क्योंकि इस तरह से उन्होंने इतिहास को देखा नहीं। एक हमारी शिक्षा पद्धति या हमारे यहाँ जिस तरह से एक सोचने विचारने के लिए जिस तरह आपको तैयार किया जाता है, उसमें तो ये है कि जो टेक्स्ट में लिखा है वही सच है, टेक्स्ट के परे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज टेक्स्ट अगर ये बता रहा हो कि राणा प्रताप जीते थे हल्दी घाटी में, तो एक 2-4-10 साल तो हो सकता है जो थोड़ा बहुत पुराना अध्यापक टकरा जाए, वो कुछ गड़बड़ा जाए, लेकिन कुछ सालों बाद लोग फिर मानने लगते हैं। तो टेक्स्ट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए ये सवाल जब मैं पूछता हूँ तो मुझे एक अफ्रीका की एक कहावत याद आती है। आप में से सब रचनाकार हैं, सब रचनाशील है, सबने सुनी होगी। ये कहा जाता है कि साहब ये जितनी भी शिकार गाथाएं हैं शिकारियों ने कही हैं, शिकारियों ने लिखी। अगर कहीं शेरों को ये अपनी गाथाएं लिखने का मौका मिल जाता
तो क्या वही गाथाएं होती? क्या वो शिकार कथाएं उसी तरह की होती? तो इतिहास भी जिसको ये मैंने सवाल उठाया कि क्या निरपेक्ष हो सकता है, वो इसी, क्योंकि इतिहास हमेशा हमारे यहाँ क्या इतिहास था? हमारे यहाँ राजाओं रानियों चारणों द्वारा उनके गाए हुए उनके बयान, उनके व्यक्तित्व कृतित्व का वर्णन, यही सब तो हमारे लिए इतिहास था। मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है कृष्णचंद्र की। अगर आप में से, मैं फिर कह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादातर ऐसी है कि सबने वो की होगी। आज यहाँ आने के पहले मैंने एक बार उस कहानी को फिर उल्टा। एक कालू भंगी है, कृष्णचंद्र के पिता अस्पताल में हैं और कृष्णचंद्र एक बच्चे के तौर पर वो लिखते हैं कि साहब एक अजीब आदमी है, ये जब देखो तो इसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं दिखाई देती, हमेशा गंभीर खड़ा रहता है, हमेशा निरपेक्ष रहता है, अगल बगल क्या घट रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। कोई रोटी दूर से फेंक देता है। वो उस समाज में जहाँ गाय को तो रोटी खिलाते समय खूब सहलाया जाता है, लेकिन अगर कोई चमार या भंगी आपके सामने हो तो दूर से रोटी फेंकते हैं। तो ये उसे दूर से रोटी फेंक दी जाती है, वो अपना अब वो समझ करके यही उसका सारा का सारा उसकी डेस्टिनी है, उसकी नियति है, वो उसे ले लेता है। तो कृष्णचंद्र को एक बच्चे के तौर पे इसमें बड़ी उत्सुकता होती है कि भाई ये कौन आदमी है, कैसा इंसान है। तो वो कहते हैं कि एक बार वो उस अस्पताल में जो कर्मचारी हैं उन्होंने गायें पाल रखी हैं, तो इसका एक तो काम अस्पताल की सफाई करना या और सारी गंदगी साफ दूर करना तो ही है, एक काम ये भी है कि वो गायों को चराने ले जाता है। तो एक दिन वो बच्चा कृष्णचंद्र उसके पीछे पीछे जाता है देखने के लिए क्या करता है। तो कहता है कि वो थोड़ी दूर गया जंगल में, तो उसने देखा कि वो तो बड़ा मस्त है, खुश है, और वो अपना पूरा इस तरह से अपनी बाँ के ऊपर सर रखे और पैर पर पैर रखे लेटा हुआ और मस्त खुश है, लगता है जैसे इस इलाके का वही राजा है। और वो वहाँ का जो अस्पताल में जो दिखाई देता था कालू उससे एकदम भिन्न है। तो कृष्णचंद्र कहता है अपने कहानी का जब विकास होता है तो कहते हैं कि हमेशा ये लगता है कि आदमी मेरी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे बारे में लिखो, मैं क्या कहानी का पात्र नहीं हो सकता, मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा जा रहा। तो ये एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ कालू भंगी नहीं, एक हमारे समाज के, अगर हम इतिहास के संदर्भ में देखें तो हमारे लाखों करोड़ों लोग ये सवाल हमसे पूछते रहते थे। एक दौर था जब आप नायक की कल्पना करिए, नायक हमारा हमेशा धीरोदात्त होता था, है ना, लंबा कद होगा, गौर वर्ण होगा, ललाट चौड़ा होगा, और किस तरह तीर धनुष या तलवार भाला जो भी है एक घोड़ा होगा। तो हमारा नायक हमेशा धीरोदात्त होता था। लेकिन उस नायक के लिए जान देने वाले लोग, जब रानी लक्ष्मीबाई की बात हम करते हैं तो उषा देवी को भूल जाते हैं, है ना, या जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो बिजली पासी हमें याद नहीं आता। तो ये इनकी कथाएं कौन कहेगा? क्या ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि इनकी भी कहानियां कही जाएं? तो ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को लेकर के हमें हमेशा वो, जिसे आप कह सकते हैं कि विचलित कर सकता है या हमें प्रेरित कर सकता है कि हम कुछ सवाल उठाएं। हम ये माने कि इतिहास वही नहीं है जो हमको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इससे इतर भी इतिहास है। मैं अभी बात कर रहा था सुधीर जी से, तो एक प्रश्न आया जो भारत के विभाजन को लेकर के था। जिन्ना का 11 अगस्त का एक भाषण है जो बार बार हम कोट करते हैं, तो उससे मुझे ध्यान आया उससे बात करते करते कि हमारे इतिहास का तो ये भी एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं, पक्ष है कि दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म, इस्लाम और हिंदू, ये 1300 साल तक साथ साथ रहे। 1300 साल, मतलब ऐसा अद्भुत पड़ोस तो आपको दुनिया में कहीं मिलेगा ही। इसमें साहित्य, संगीत, कला, स्थापत्य, मूर्ति कला, यहाँ तक कि हमारा किचन भी जो है, हमारा क्यूजीन जो पाक शास्त्र है, इन सबको समृद्ध किया। इन दोनों ने मिलकर इतनी अद्भुत रचनाएं की जो दुनिया में, जिसे आप कह सकते हैं कि रचनात्मकता और जो एक सौंदर्य बोध के साथ जो रचनात्मकता है उसमें उसका वो बेमिसाल है, उसके आपको कहीं तुलना नहीं मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि 1300 साल तक ये आपस में लड़ते भी रहे और हम उसे कारपेट के नीचे बहुत सारा कूड़ा, जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, उसको डालने के चक्कर में कहते रहते हैं कि बड़ी गंगो जमनी तहजीब थी और बड़ा ये प्रेम था, और सिर्फ राजा लड़ते थे, जनता नहीं लड़ती थी। तरह तरह के मिथ हमारे मन में क्रिएट किए जाते हैं
और ये उसी टेक्स्ट का कमाल है, जो टेक्स्ट जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था और जो टेक्स्ट अब बदला जा रहा है उस पर मैं आता हूँ। तो लेकिन ये कैसा अद्भुत पड़ोस था, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाता था, शादियाँ नहीं करता था। भाषा में इतनी ज़बरदस्त नफरत है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते दोनों तरफ। जैसे हिंदू हमेशा म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल करता था, म्लेच्छ का अब जो मतलब हो गया अनक्लीन, जबकि वैदिक संस्कृत में म्लेच्छ का अर्थ होता था जिसका उच्चारण स्पष्ट ना हो, यानी जो संस्कृत सही ना बोल पाए। तो जाहिर है कि आर्यों के मुकाबले जो अनार्य थे, जिनको हम राक्षस या जो भी कहते थे, वो उस तरह संस्कृत नहीं बोल सकते थे, तो उनके लिए हमने म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल हुआ अनक्लीन के लिए, जो नहाता नहीं है, जो झूठा है, जो जिसके पास जाने से आपका धर्म चला जाएगा, जिसके साथ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते। ये एक तरफ था। लेकिन दूसरी तरफ और दिलचस्प था। आपको पता है कि हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है? हम में से बहुतों को बचपन से ये बताया गया था कि साहब अरब जब सिंधु नदी पार कर रहे थे तो अरबी में सा नहीं कह सकते, इसलिए हा कहना शुरू कर दिया, सिंधु पार को हिंदू कहने लगे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अरबी और फारसी दोनों लिपियों में सा के लिए कई शब्द, कई अक्षर हैं सा उच्चारण वाले। मैंने अभी हाल में कोई इस, चूंकि मेरी दिलचस्पी का विषय था, मैं इस पर काम कर रहा था, तो मैंने एक अद्भुत चीज़ देखी। भारत में आने के पहले ही जो तुर्की और अरबी की डिक्शनरियाँ शब्दकोश थे, और जो बाद में उर्दू ने भी जिनको अपनाया, उन शब्दों को, उन अर्थों को लिया, उनमें हिंदू शब्द का मतलब था स्याफाम, यानी काले रंग का, छोटे कद का, चोर, उचक्का, अविश्वसनीय, ये सारे हिंदू शब्द के अर्थ थे। और वो इस्लाम के यहाँ आने के पहले से, इस्लाम के आने के बाद भी यही रहे। बल्कि मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगा कि वो एक मेरे हाथ में एक डिक्शनरी लगी जो 1964 में लखनऊ से जिसका एडिशन छपा था। उसका नाम देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, लेकिन 1964 का एडिशन मिला, उसमें भी ये शब्द था। तो मैंने कहा कि अरे ये तो बड़ा मज़ेदार हुआ कि हमारा सारा प्रगतिशील आंदोलन तो उर्दू लेखकों के बल पे खड़ा हुआ था। शुरुआती दौर में, पार्टीशन के पहले तो पूरी तरह उर्दू वालों के हाथ था। पार्टीशन के बाद भी जो यहाँ उर्दू के शायर और जो गद्यकार यहाँ रुके, वो ज़्यादातर PWA के साथ जुड़े थे, प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो उनमें से कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की कि भाई ये जो अर्थ चला आ रहा है इसको बदलो। ये एक अपने आप में बड़ी, लेकिन चलिए वो तो एक अलग बात हो गई। मैं इसका सिर्फ इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में एक अजीब तरह की एक जो घड़ा और प्रेम का रिश्ता चलता रहा, और वो रिश्ता 1947 में आकर के उसका कल्मिनेशन हुआ, देश का विभाजन हो गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं खत्म हुए। मान लीजिए पाकिस्तान में हो रहे थे, या पाकिस्तान में क्लिनजिंग हो गई, वहाँ कोई हिंदू या सिख नहीं बचा, लेकिन भारत में क्यों चलते रहे? सांप्रदायिक हिंसा पे मेरी दिलचस्पी है, मैं उस पर कुछ ना कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे देख के हमेशा आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। 1961 में जबलपुर का पहला सांप्रदायिक दंगा हुआ आज़ादी के बाद का, और उसके बाद के सारे दंगे अभी चल रहे हैं। 2002 तो गुजरात ने एक मानक ही बना दिया, लेकिन उसके बाद भी होते रहते हैं। और इन सारे दंगों में जो भारतीय राज्य है वो सब करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और वो सब नहीं करता जो उसे करना चाहिए। एक राज्य को क्या करना चाहिए? एक राज्य की मुख्य जिम्मेदारी तो अपने नागरिकों की जान माल की हिफाजत है, लेकिन भारतीय राज्य इसमें असफल होता है। और भारतीय राज्य के जो सबसे दृश्यमान संस्था है, पुलिस है या फौज है, वो ऐसे कामों में लिप्त दिखाई देती है जिसमें कोई सभ्य समाज की पुलिस या फौज नहीं हो सकती। यानी वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ से मेरा मतलब मुसलमानों के खिलाफ, वो हिंसा में खुद उतर जाती है। तो ये कैसे हो रहा था? ये शायद इसीलिए हो रहा था कि हमने दिल्ली में तो एक जिसे कैसे सुपर स्ट्रक्चर बना दिया है जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता था, और जो कहता था कि नहीं नहीं हम इसे नहीं मानते कि हिंदू मुसलमान दो अलग नेशंस हैं, हम तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे, और हमने बना दिया। ये भी अपने आप में चमत्कार ही है। आप समझिए कि 1947 में देश का विभाजन ही इस बात पे हो रहा था कि हिंदू मुसलमान दो अलग नेशन है, साथ नहीं रह सकते। उसके बाद भी हमने साथ रहना तय किया और अपना एक संविधान ऐसा बनाया जो धर्मनिरपेक्ष संविधान था। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह की पूरी लीडरशिप थी जो इसके पीछे कारण थी। लेकिन हम अपने समाज को धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं बना पाए, या जो सरकारी संस्थाएं थी उनको धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं बना पाए? ये शायद वहीं जहाँ से हमने शुरुआत की है वहीं आना पड़ेगा कि जो इतिहास का टेक्स्ट हमारे सामने परोसा गया था,
वो हमें धर्मनिरपेक्ष बनने से रोक रहा था। मैंने एक रूपरेखा वर्मा जी हैं लखनऊ में, उनके साथ मुझे एक अध्ययन में शरीक होने का मौका मिला। हमने टेक्स्ट बुक्स देखी जो आज़ादी के फ़ौरन बाद, वो उस समय ये आज़ादी के अमृत काल वाले नहीं आए थे, उस समय सचमुच आज़ादी का जो प्रातः काल था वो लोग थे। और उन्होंने जो टेक्स्ट बुक्स बनाई थी वो टेक्स्ट बुक्स इतनी अवैज्ञानिक जानकारियों से भरी थी, वो पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोधी यानी मुसलमान विरोधी थी, स्त्री विरोधी थी, दलित विरोधी थी, आदिवासी विरोधी थी। मतलब वो सारी प्रेजुडिसेस जो हमको एक धर्मनिरपेक्ष समाज बनने से रोकती थी वो उन सब से भरी हुई थी। तो उस समय की टेक्स्ट बुक्स जो हमने पढ़ाई, जो इतिहास का हमने ज्ञान परोसा, उसका नतीजा ये हुआ कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात तो करते रहे लेकिन धर्मनिरपेक्ष हो नहीं पाए। हमारे अंदर वो सारा जहर भरा रहा। और कैसे अचानक आया, सुधीर जी अभी 2-3 अपने निकटवर्ती परिवारीजनों का जिक्र कर रहे थे जो इनसे ये कहते हैं कि अरे यार तुम अभी भी गांधी के चक्कर पड़े हो, या कोई बहन ये कहते हैं कि तुमने हमारे बेटे को क्या बना दिया, गांधीवादी बना दिया है, गांधी की इज्जत करने वाला बनाया। तो ये वही जहर था, वही घृणा थी जो 1300-1400 साल से चली आ रही थी और जिसे हमें 1947 के बाद दूर करने के लिए एक नए तरह की टेक्स्ट की ज़रूरत थी। हम वो टेक्स्ट नहीं बना पाए, हमने वो सारी चीज़ें जारी रखी। और जब ये लोग आ गए तो जाहिर है कि उनको तो बढ़िया एक जिसे कह सकते हैं उर्वर जब भूमि थी। थोड़ा बहुत NCERT वगैरह जो कर रहे थे उसको तोड़ने ताड़ने में या उसमें परिवर्तन करने में कितना समय लगा। आपने देखा होगा 8-10 साल में ही क्या स्थितियाँ बदल गई। इस बार पुस्तक मेले में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहली बार, हो सकता है पिछले साल भी रहा हो, पिछले साल मैंने नहीं देखा या पिछले 6-7 साल से ही हो रहा हो, लेकिन इस बार मैंने देखा कि नाथूराम गोडसे की किताब, मराठी में मी गोडसे बोलते हैं या क्या कुछ इस तरह है, मैं गोडसे बोल रहा हूँ, ये हिंदी संस्करण उसका बिक रहा था। और मैंने खड़े होकर चुपचाप ये देखने की कोशिश की, भाई इसे कोई ले रहा है तो उसे ले रहे थे लोग, उलट पुलट तो सभी रहे थे, सबको ही उत्सुकता थी कि भाई अभी तक तो हम गोडसे को कोई अपराधी, कोई खलनायक, कोई बुरा व्यक्ति समझते आए थे, गोडसे तो नायक था। तो ये जो पूरा का पूरा इतिहास का खेल है ये सारा टेक्स्ट पे निर्भर करता है। और ये टेक्स्ट जाहिर है कि हम गढ़ते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास निरपेक्ष नहीं हो सकता। जो मन उस टेक्स्ट को बना रहा है वो टेक्स्ट उसका प्रतिबिंब है। अगर चारण कवि किसी अपने आशयदाता को या अपने जो उसका नमक, जिसका नमक खा रहा है, अगर उसकी प्रशंसा करता था तो वो तो एक तरह से उसकी मजबूरी आप कह सकते हैं। लेकिन आज तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, या 1947 से 1950, 52, 55 तक ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन हमने उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। हमने इतिहास को किसी भी तरह से ये जिसे आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव इतिहास या तटस्थ इतिहास, हमें कोई अपनी तरफ से उसमें जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम उसको निरपेक्ष बना दें और हम जो सच है उसको सामने लाने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। आज तो समय ये आ गया है कि मतलब अब तो इतिहास के लिए कम से कम कुछ सूचनाएं तो होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि सूचनाओं को नष्ट किया जा रहा है। लोकसभा में एक बहस हुई, जो हमारे सबसे बड़े चौकीदार हैं उनके बारे में कहा गया कि साहब आप इस देश में गए, आप उस देश में गए, आप वहाँ गए, और आपके साथ एक व्यापारी भी गया, और हर बार आपके जाने के बाद उस व्यापारी को वहाँ का सबसे बड़ा जो पोर्ट था, सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, सबसे बड़ी जो संपदा निर्मित करने की संस्था थी उसको मिल गई। तो ऐसा सहयोग कैसे हो रहा है? एक आध जगह तो सरकारों के मंत्रियों ने अपनी फाइलों में लिखा है कि साहब ये तो हमें फलाने देश के बड़े चौकीदार ने आदेश दिया कि इसी को मिलना चाहिए। तो आप बताइए कि ये कैसे हो रहा था। और अब आप देखिए ये 1.5 घंटे का वो है, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अब उस 1.5 घंटे के भाषण को पहले तो उससे निकाला गया, अब वो लोकसभा की प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद तो आप लोग, जैसे अभी हम लोगों को कोई ज़रूरत पड़ती है तो संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स तो पढ़ते हैं ना। और अगर आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाएं, और उस हिसाब से तो मैंने देखा उत्तर प्रदेश विधानसभा की लाइब्रेरी बहुत रिच है। ये अलग बात है जो हमारे अब प्रतिनिधि आ रहे हैं उनमें तो बहुत कम पढ़ते लिखते हैं, लेकिन वो रिच बहुत है क्योंकि वहाँ फंड्स की कमी नहीं है। और 2-4 अगर अच्छे लोग आ गए
तो बहुत बढ़िया बाइंड की रखी हुई। अगर आज से 25 साल बाद या 30 साल बाद कोई जानना चाहे कि साहब क्या बहस हुई थी, उसे क्या पता चलेगा? वो तो सारी बहस ही खत्म कर दी गई। और मजेदार बात है कि जब वो जवाब देने खड़े हुए सज्जन, तो उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। इससे बढ़िया इतिहास लेखन क्या हो सकता है कि आप अकबर का नाम ही मत लीजिए, खत्म। आप ये मत कहिए कि राणा प्रताप जीता कि अकबर जीता, इसकी जरूरत ही नहीं, अकबर का जिक्र ही मत करिए। तो ये अपने आप में कितना हमारा समय, आप देख रहे हैं कल से आज तक पोस्टर चिपकाने में वो लोग 100 से ज़्यादा मुकदमे कायम हो गए। अगर आज आप टीवी पर देख रहे होंगे तो 100 से ज़्यादा मुकदमे कायम हुए। ये सही है कि कानून है कि आप पब्लिक प्लेस को अगर डिफेस करेंगे, आप उसको अगर कुरूप करेंगे तो आप एक जुर्म करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस कानून का तो कभी पालन आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं था। जितने आप अस्पतालों के नाम पट लगे हुए हैं, दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए लिखा हुआ है, उसी पर एक किसी बवासीर के इलाज का, कहीं किसी छात्रोपयोगी किसी इंस्टीट्यूट का, कहीं किसी नेता का इसका पोस्टर चिपका रहता है। और हम लोग पूछते हुए कि भाई हमें दाएं बाएं मुड़ना, हम पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो पट्टिका है उसे तो आपने ढक रखा है। कभी कोई उस पर नहीं होता था, होना चाहिए। लेकिन अचानक आपको ध्यान आया कि जब ये सवाल उठा कि भाई ये आप इसका जवाब दीजिए, आप कहिए कि झूठ, आप मुझे कहिए कि तुम बदमाश हो, चोर हो, उचक्के हो, मैं खड़ा होकर जवाब दूंगा कि नहीं आपकी गलतफहमी है, मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं उसका जिक्र ही ना करूँ और मैं उसको वैसे ही बाईपास करके आगे बढ़ जाऊँ, तो ये किस तरह की सूचनाएं आप देना चाहते हैं? किस तरह का इतिहास आप प्रिजर्व करना चाहते हैं? कैसे आज से 25 साल या 30 साल बाद जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कोई पढ़ेगा तो उसे लगेगा पता नहीं किस बेवकूफ़ ने कहा था कि वहाँ तो कोई बड़े सवाल वाल उठे थे और हमारे प्रधान रक्षक ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया था। तो ये तो कहीं होगा ही नहीं। तो ये अपने आप में आप देखिए कि कैसे हम सूचनाओं का गला घोटते हैं, कैसे हम सूचनाओं को निर्मित करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट बनाते हैं और उसी टेक्स्ट को हम खुद भी इतिहास मानने लगते हैं, दूसरों से भी कहते हैं कि यही इतिहास है। और आज जो पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन हुए हैं, अगर आप इनको जा करके देखें तो आपको बड़ा कई बार तो आश्चर्य हुआ करे। ये भी हम तो जब एनसीईआरटी के, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो उस समय एनसीईआरटी किताबें पढ़ते थे, तो मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, अरे इतनी अच्छी किताबें हैं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, वो बड़े मतलब जिन्हें आप कह सकते हैं कि बड़े दिमागों ने बैठ करके बनाया था। थोड़ी बहुत उसमें ये होगा कि हमें भी लगता होगा नहीं एक पक्ष ये रह गया, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी तरह की सूचनाएं देने की कोशिश हो रही थी। वो 10-15 साल चला और फिर बदल गया। अब आप जिस तरह की टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं, जिस तरह की पाठ्य सामग्री तैयार कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से इतिहास का एक ऐसा स्वरूप हमें वो करेगा कि जिसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे हम किस तरह से इतिहास को करें। इस पूरे परिदृश्य में चंदन पांडे के जिस उपन्यास का जिक्र आया और जितना अरुणेश ने कहा, चूँकि मैंने पढ़ा नहीं तो इसलिए मैं सिर्फ अरुणेश के सुने हुए से मैं समझ सकता हूँ कि वो एक अच्छा हस्तक्षेप है। ये इतिहास का एक दौर है जिसमें भीड़ हत्या करती है और उस भीड़ की हत्या को एक तरह से राज्य उसको वैध बनाता है। मजेदार बात यह है कि भाई राज्य के, देखिए हिंसा का अधिकार सिर्फ राज्य के पास है, ये बहुत पुराना वो है। अगर हिंसा का अधिकार आपने भीड़ को देना शुरू किया, इंडिविजुअल्स को देना शुरू किया, तो अराजकता हो जाएगी। नेशन स्टेट की जरूरत ही इसलिए पड़ी है कि सारा वायलेंस सिर्फ राज्य करेगा। और वो जैसे वैद्य की हिंसा हिंसा ना बहुत ही, सीधा राज्य की हिंसा हिंसा नहीं होती। लेकिन राज्य ने अपना काम दूसरों को दे दिया और उन लंपटों को दे दिया जो किसी भी आदमी को सड़क चलते कह करके कि तुमने इस जानवर को मारा था, तुमने ये इस हमारे मंदिर में घुस करके ये कर दिया, और उसको पीट सकते हैं, पीट पीट के मार सकते हैं। और अभी मैं अलवर में होके आया, ये बागड़ी जी यहाँ मौजूद हैं। अलवर में तो बड़ा मजेदार लोगों ने बताया कि एक घटना हुई जिसमें कि मध्य प्रदेश से कुछ अपराधियों ने कुछ लोगों को पीट पीट के मारा और राजस्थान चले आए। मैं उल्टा कह रहा हूँ, राजस्थान में कुछ को पीटा और मध्य प्रदेश चले गए। अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। राजस्थान की पुलिस जा रही है, मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें खदेड़ दे रही है। बजाय इसके कि मदद करें और उनको गिरफ्तार कराएं जो आकर के वहाँ छिपे हुए हैं, वो वापस भेज देते हैं इनको। तो एक ही राष्ट्र में अगर इस तरह, अब वो भी राजस्थान में अभी तो चलिए एक स्पेस बचा हुआ है, 4-6 महीने बाद अगर ये भी स्पेस छिन जाए तो वो मुकदमा भी नहीं कायम होगा। अभी तो कम से कम मुकदमा कायम हो गया और थोड़ा बहुत पुलिस आ जा रही है, थोड़ी बहुत अदालतों में हरकत हो जा रही है, बाद में तो ये भी नहीं होगा। तो ये इतिहास को लेकर के एक मेरे दिमाग में तो हमेशा
इतिहास मुझे एक प्रॉब्लमेटिक एरिया लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई इतिहास क्या एक न्यूट्रल इतिहास हो सकता है, तो अक्सर वो गड़बड़ा जाते हैं। उनको ये समझना थोड़ा उनको मुश्किल लगता है कि भाई ये न्यूट्रल इतिहास का क्या मतलब। जो हमें बताया गया वही इतिहास है, जो हमारा टेक्स्ट है वही इतिहास है, और इतिहास वो जो टेक्स्ट है वो गलत कैसे हो सकता है। लिखा हुआ शब्द, छपा हुआ शब्द तो हमेशा सही होता है। तो दूसरा उसका ये है कि आप ये मत बताइए कि राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई में कौन जीता था। आप अकबर का जिक्र ही करना छोड़ दीजिए, उसमें किसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर अकबर का जिक्र ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, खत्म हो जाएगा। औरंगजेब के नाम पे एक सड़क थी, उसे आपने खत्म कर दिया, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद औरंगजेब को भी इतिहास से खरीदे। हालांकि औरंगजेब तो शायद जिंदा रखेंगे, क्योंकि औरंगजेब रहेगा तभी आप ये बता सकते हैं कि भाई आपके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई थी। बहरहाल ये एक था जो मैं कह रहा था, और जाहिर है कि इतने अच्छे आयोजन को बहुत लंबा खींचने में तो सबको दिक्कत होगी, मुझे भी होगी। मैं फिर कामू से मैंने शुरुआत की, कामू पे ही ख़त्म करूँगा। कामू का एक बायोग्राफर है, वो ये कहता है कि भाई कामू निश्चित रूप से जो उस समय के अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी उनके खिलाफ था, लेकिन वो किस तरह से खिलाफ था। उसने कहा कि अगर ये जो एंग्लो अमेरिकन लेखक थे, जिसमें 1984 वाला लेखक भी हमारा ऑरवेल भी शरीक है, उसने कहा अगर इन्हें पढ़ा होता तो शायद ये थोड़ा इससे प्रभावित होता कि भाई ये दुनिया ख़राब है तो इसे थोड़ा बेहतर बनाया जाए। लेकिन कामू दूसरे एक्सट्रीम में था कि अगर ये दुनिया आज ख़राब है तो हमें आत्महत्या जल्दी कर लेनी चाहिए, हो सकता है कल बेहतर दुनिया हो। तो जाहिर है कि हमारे रचनाकार या हमारे लेखकों के लिए तो पहला विकल्प ही ज़्यादा बेहतर होगा, जो उस ज़माने में यानी सन 40-50 के लेखकों के सामने था, कि हम थोड़ा बहुत इस दुनिया को बेहतर बनाने का कुछ रास्ता दिखा सकें, बजाय इसके कि हम आत्महत्या कहें कि हम जल्दी आत्महत्या कर लें, क्योंकि ये दुनिया तो ऐसी ही रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर चंदन को बधाई। जटिल विषय है, और रमाशंकर सर बैठे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में और इतिहास और साहित्य का जो रिश्ता है बहुत बारीक है, बहुत अंधेरे कोने हैं इसमें। कौन सा अंधेरा कोना कब जगमग हो जाए और कौन सा जगमगाता कोना कब अंधेरे में डाल दिया जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा सर का, बहुत आभार। विजय मोहन जी के बारे में आपने बहुत ही जो स्मरण दिलाया हम लोगों को। वो एक कहावत है ना कि जा रसना सो करी बड़बातन, ता रसना सो चरित्र गुनो करे। जिसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें की गई हों और उसकी बात इस तरह कहना, तो मैं सर को बहुत सर का आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य इतिहास के संबंध में, साहित्य के संबंध में, ख़ास तौर से नई पीढ़ी के सामने कि जो कुछ भी हुआ हम कुछ ऐसा लिखें, ऐसा कुछ रास्ता दिखा पाएँ जिससे कि आगे आने वाली नस्लों, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रास्ता दिखाई दे सके उनके आगे। अब मैं बहुत समय नहीं लूँगा। आज हमारे इस कार्यक्रम आयोजन के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सतीश चंद्र जी हैं, सुधीर चंद्र जी हैं, सॉरी। और इतिहास के गहरे अध्येता भी रहे और आपके विषय में बहुत सारी आपका परिचय देना, मैं समझता हूँ कि यहाँ लगभग सभी लोग उनसे परिचित हैं। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रोफेसर सुधीर चंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर सुधीर चंद्र जी। इससे आप लोग परेशान न हो। ये संभव है कि 2 ही वाक्य में पानी की ज़रूरत पड़ जाए। वो गला आजकल जिस तरह का रहने लगा है प्रदूषण के चलते, तो ये एहतियात इसलिए बढ़ता है। देखिए, अध्यक्षीय वक्तव्य में बड़ी गुंजाइश होती है कि बस वो औपचारिकता निभाने के लिए 1-2 शब्द कह के आदमी छुट्टी ले और कर दे। ये भी गुंजाइश रहती है कि भाई अब मिला है वक्त, हम भी अपनी बात कहेंगे।
तो दूसरा प्रलोभन बहुत हो रहा है। पानी की जरूरत हुई तो वो हिल रहा है, गिर जाएगा। चलिए धन्यवाद। देखिए, एक तो ये विजय मोहन, मैं बहुत उन कम लोगों में था जो केवल विजय कहते थे। विजय मेरा बड़ा बहुत ही नजदीकी और बहुत ही अंतरंग दोस्त था। शिमला में हम लोग पहली बार मिले थे और उसके बाद मिलना लगभग खत्म हो गया, और वो सिलसिला मिलने का भोपाल में जो शुरू हुआ तो फिर खूब अच्छी तरह शुरू हुआ। देखते कि अगर मैं विजय पर ही बोलने लगूं तो बहुत वक्त उसमें जाएगा। बस इस वक्त इतना कहूँगा कि वो सारे दिन याद आ रहे हैं विजय के साथ, और विजय के साथ दिन कहना थोड़ा झूठ की तरफ जाएगा, क्योंकि रातें ज़्यादा बीतती थीं बजाय दिन के। भारत भवन में कभी कभी दिन में भी मिल लेते थे, लेकिन शाम से ही सिलसिला मुलाकातों का होता था। और विजय जिस तरह का व्यक्ति था, देखिए उसके साथ बैठो तो इतने रस सिद्ध होते थे, गप्पें तो होती ही थीं, कच्चे चिट्ठे बहुत खुलते थे, लेकिन बात कुछ भी हो रही हो, विजय के बोलने में उर्दू शायरी और हिंदी कविता लगभग हमेशा उपस्थित रहते थे। तो साहित्य में ऐसा रचा बसा व्यक्ति आसानी से आपको नहीं मिलेगा जैसा प्रोफेसर विजय मोहन सिंह थे। आशा लता जी यहाँ बैठी हैं, ये मुझे और अच्छा लग रहा है। वर्तुल बहुत छोटा था, बहुत छोटा तो नहीं था, बदमाश था। इसने कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं कि बस, कहाँ है वर्तुल? हाँ, मैं बोला नहीं हूँ तुम्हारा भोपाल का कन्फेशन। खैर, मैं उसका खुलासा नहीं करूँगा, इसके कन्फेशन का। तो अब ये सारी बातें मैं आपको थोड़ा अंदाज हो जाए कि ये परिवार जो है ये मेरे लिए क्या अर्थ रखता है। चंदन पांडे को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज हम लोगों को ऐसे लेखकों की बड़ी सख्त जरूरत है, और मैं तो पेशे से इतिहासकार हूँ, तो ये खतरा मोल लेते हुए भी कि मैं अपनी ही दुकान बंद कर दूंगा इस तरह की बातें करके, मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास का असल बोध साहित्यकारों को होता है। इतिहासकार मानते हैं कि वो इतिहास समझ रहे हैं, लेकिन प्रायः इतिहासकार यथार्थ के बंदी होते हैं। वो समझते हैं कि सच यथार्थ में है, सच यथार्थ के परे होता है, और जो इस बात को नहीं समझ सकते वो अपने जीवन के सत्य को नहीं समझ सकते। मैं बीए कर रहा था तो मेरा एक विषय था अंग्रेजी साहित्य। तो मेरे पिता बड़ा ध्यान रखते थे कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है इसका मार्ग
निर्देश बिल्कुल सही होना चाहिए। मसलन मैं 9वें दर्जे में गया तो उन्होंने भार्गव की हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी मुझे दी। जब मैं बीए में आया तो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दी। वो जानते थे कि छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में पढ़ने वाला लड़का जिसने 6ठे दर्जे में पहली बार अंग्रेजी शुरू की हो, उसको सीधे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दे दी तो बेकार है। फिर पिता के मार्गदर्शन से इतनी समझ भी आई कि शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ गई। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बेकार लगने लगी। तो जब बीए में था तो पिता ने एक अद्भुत किताब मुझे लाके दी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री बाय W.H. हडसन। हडसन का मैं सब कुछ भूल गया और एक वाक्य हडसन की उस किताब का मुझे आज भी याद है और वो मेरे लिए वेद वाक्य हो गया है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि चंदन और वंदना जैसे लोगों के हाथ में इतिहास सुरक्षित है, तो स्पष्ट हो जाएगा क्यों मैं ये बात कहता हूँ। तो हडसन के उस स्टडी ऑफ हिस्ट्री में वाक्य ये आया, इन हिस्ट्री नथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट नेम्स एंड डेट्स। In literature, everything is true except names and dates. So, मैं आप लोगों का बड़ा प्रशंसक हूँ, भक्त हूँ, और आप यकीन मानिए मैंने अपना जो शोध किया इतिहास में, उसमें जो पारंपरिक सामग्री होती है इतिहास लेखन की, उसी सामग्री का इस्तेमाल किया। किताब भी छपी, लेकिन उसके बाद मेरे ये समझ में आ गया कि अगर मैं आर्काइव्स के ही जाल में फंसा रहा तो कभी इतिहास नहीं समझ पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक के शुरू से लेके अंत तक, जिस पुस्तक में इतिहास का एक भी दस्तावेज नहीं है। पूरी की पूरी किताब साहित्य पर आधारित है, लेकिन वो साहित्य की किताब नहीं है, वो सोशियोलॉजी की और हिस्ट्री की किताब है। जो मुझे लगा कि सच तो यहाँ मिल रहा है। और अब मैं एक ऐसी बात पर आना चाहता हूँ, विभूति जी ने एक बहुत अच्छी बात की ओर इशारा किया कि हिंदू मुसलमान 1300 साल साथ रहे, मिलजुल के भी रहे, लेकिन लड़ते भी बहुत थे। अब इसको हम कैसे देखें कि लड़ भी रहे हैं और साथ भी रह रहे हैं। अगर हम एक को सच मानेंगे और दूसरे को झूठ मानेंगे, एक को यथार्थ मानेंगे और उसी को सिद्ध करने लगेंगे, तो हम इतिहास नहीं समझ पाएंगे। इतिहास लेखन की बुनियादी शर्त है कि परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ बिठा के चीजों को समझने की कोशिश की जाए। चूंकि कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज है नहीं, हो नहीं सकता जिसमें आपको केवल एक तरह की प्रवृत्ति मिले और उसकी नितांत विरोधी प्रवृत्ति का अभाव हो।
हम तो सब विरोधी प्रवृत्तियों के, चाहे व्यक्ति की बात करें चाहे समष्टि की बात करें, हम तो विरोधी प्रवृत्तियों के समुच्चय हैं। कब कौन सी प्रवृत्ति उभर के आ जाएगी ये अक्सर हम खुद नहीं जानते। इंतजार हुसैन, मैं तो इंतजार हुसैन का बहुत बड़ा भक्त हूं। हमारे वक्त में ऐसे कथाकार कम हुए हैं जैसे कि इंतजार हुसैन है। इंतजार हुसैन की एक छोटी सी कहानी है और उनकी बिल्कुल प्रारंभिक कहानियों में है, अगर पहली ही नहीं है। उसका शीर्षक है एक बिन लिखी रज़्मियाँ, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है एक अनलिखा महाकाव्य। इंतजार हुसैन 22 या 23 साल के थे। अपनी उम्र तो वो जानते ही नहीं थे। उस वक्त के बहुत से लोग अपनी असली उम्र नहीं जानते थे। तारीख तो कोई नहीं जानता था, साल भी अक्सर लोग नहीं जानते थे। तो इंतजार साहब का कहना था मैं 22, 23, 24 साल का था जब मेरठ से पाकिस्तान गया, और वो पाकिस्तान जाना उनके लिए कोई ऐसा ही निश्चय नहीं, निर्णय था। वो हिजरत करने गए, क्योंकि ये जो जवान आदर्शवादी मुसलमान थे वो ये मानते थे कि पुश्तों में सदियों में ऐसा मौका आता इस तरह की हिजरत करने का। तो हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान बन रहा है और हम अब हिजरत करेंगे। और पाकिस्तान पहुंच के इंतजार हुसैन ने ये कहानी लिखी। अब जरा गौर करिए, ये वो आदमी है जो आदर्श के वशीभूत पाकिस्तान गया है, कोई मजबूरी नहीं है। और वहां जाके एक बिन लिखी रज़्मियाँ ये युवक लिखता है। मैं कहानी आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़िएगा। अंग्रेजी में भी ये ट्रांसलेटेड है एन अनरिटन एपिक के नाम से। और आप देखेंगे कि ये युवक, आदर्शवादी युवक, जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा आदर्श मान रहा है, पाकिस्तान की घिनौनी असलियत भी देख रहा है। दिमाग हिजरत करवा रहा है, दिल भी हिजरत करवा रहा है, लेकिन ये रूप भी पाकिस्तान का और उसी समय दिखाई पड़ने लगता है। और अगर आप और गौर से देखें इस बिन लिखी रज़्मियाँ को, तो आप पाएंगे कि ये केवल पाकिस्तान की हकीकत नहीं है, ये सब समाजों की और विशेष रूप से राष्ट्र राज्य की हकीकत है, जो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में देख लिया वो हम आज हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इंतजार साहब का एक उपन्यास है आगे समंदर है। मेरी पत्नी ने जब ये उपन्यास पढ़ा, हम लोग उस वक्त फ्रांस में थे, इंतजार साहब से हम लोगों की खुशकिस्मती से अच्छी मित्रता हो गई थी। उसने उपन्यास खत्म करते ही फोन किया, तो किसी और आदमी ने फोन उठाया और कहा कि वो अस्पताल में हैं, तो मैं उनको फोन नहीं देना चाहता। तो ये कह रही थी कि आप उनसे कह दीजिएगा कि गीतांजलि का फ्रांस से फोन आया था। पता नहीं इंतजार साहब ने सुन तो क्या सकते थे, तो उन्होंने उससे पूछा
और अगली आवाज़ जो गीतांजलि ने सुनी वो इंजार साहब की आवाज़ थी, और उन्होंने कहा कि गीतांजलि बीबी, अब सोचिए एक अस्पताल में आदमी पड़ा हुआ है, कहता है गीतांजलि बीबी, अब आप लोग भी पाकिस्तान हुए जा रहे हो। अब इस पर गौर करिए कि इंतजार हुसैन आदर्शवादी हिजरत करने वाला एक बिल्ली की रज़्मियां भी लिख सकता है, बस्ती भी लिख सकता है। तो हम इस बात को लेके क्यों परेशान होते हैं कि साथ भी रहते थे, लड़ते भी थे? अरे भाई, सब यही करते हैं। तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो असल मसला ये नहीं होगा कि अकबर जीता या राणा प्रताप जीता। फिर राधा कृष्ण दास, निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण भारतेंद्र हरिश्चंद्र के भतीजे या भांजे जो भी थे, शायद भांजे थे। निस्सहाय हिंदू जो उपन्यास है 19वीं सदी में के अंत में उन्होंने लिखा है, राधा कृष्ण दास कहते हैं ये जो आपस में ये जो लड़ाइयाँ होती थी, सेक्टेरियन झगड़े, विष्णु के अनुयायी शिव के अनुयायियों से लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह, जैन, तो बड़ा जो वो कहते हैं कि ये नित्य के उपद्रव थे, नित्य के उपद्रव, कोई नई बात नहीं है, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये नित्य के उपद्रव थे। आज तो हम ये याद भी नहीं रखते कि ये नित्य के उपद्रव थे, भले ही कभी कभार कर्नाटक में हो जाएं इस तरह के झगड़े। सवाल ये नहीं है कि इतिहास में हुआ क्या, सवाल ये है कि इतिहास में हुआ ये, आज हम क्या करेंगे। शिमला का ही मेरा एक दोस्त जो विजय वहां थे शिमला में, उस वक्त ये पहुंच गया था, ये इतिहासकार था, एहसन रजा खान। एहसन था तो पठान, लेकिन बिल्कुल ही नाटा था, तो हम लोग लिटिल खान की बोलते थे एहसन को। एहसन बड़ी कमाल की एक बात कहता था, कहता था पारे, प्यारे की जगह वो पारे कहता था, पारे इन सालों का दिमाग खराब हो गया है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया है। हम कहा कि एहसन क्या हो गया यार, इस साले कमेटी अपॉइंट कर रहे हैं, मंदिर की खुदाई वहां होगी, नीचे पता करेंगे कि मंदिर था या नहीं था। अरे मान लिया मंदिर नहीं था, कहते तो पारे में तुम्हें बताऊं, हो ही नहीं सकता कि मंदिर न रहा हो, जरूर मंदिर पे मस्जिद बनवाई होगी, लेकिन पता लग गया कि था मंदिर। तो आज तुम क्या करोगे, मंदिर गिरवा दोगे। अब ये जो समझ है, और वो जो तर्क है बड़ा सही तर्क है कि कोई एक बाबरी मस्जिद का मसला तो है ही नहीं, और न सिर्फ मथुरा काशी और अयोध्या का मसला है। घड़े मुर्दे उखाड़ने पर आओ तो जगह जगह तुम्हें ये आपको मिलेंगे मंदिर, मस्जिदें जहाँ जो मंदिरों पर बनी है।
सवाल यह है कि आज क्या करोगे? तो जो मसले इतिहास के हैं ही नहीं, जो मसले इंसानियत के हैं, मानवता के हैं, बुनियादी मूल्यों के हैं, उन मसाइल को आप इतिहास में डालेंगे तो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये सारी बहस जरूरी है, लेकिन नाकाफी है। जो असल बहस होनी है वो इस अंतर से हटके होगी, इतिहास और साहित्य के अंतर से। मेरे पिता तो अष्टाध्यायी पर काम करते थे, संस्कृत में कविता लिखते थे और कहते थे कि बेटा जब हम मरण लगे तो गीता भूल से मत सुनवाइयो, उस्ताद फैयाज खान लगाए दीजो। अब आप सोचिए कि मेरे ब्राह्मण पिता अष्टाध्यायी के अध्येता मरते वक्त गीता नहीं सुनना चाहते, उस्ताद फैयाज खान आफ्ताबे मौसीकी को लगाई दीजो बेटा। तो सवाल ये थोड़ी है कि वो क्या पढ़ते थे और क्या नहीं पढ़ते थे, उनके मूल्य क्या थे। तो मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा, ये बहस तो चलती रहनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी कल्पना इतनी उर्वर नहीं है कि मैं इतिहास से हटके उपन्यास लिखूं, लेकिन सपना मेरा यही है कि जब इतिहास लिख रहा हूं तो उसमें साहित्य आ जाए तो बड़ा अच्छा है। धन्यवाद। बहुत आभार सर। इतिहास का असल बोध साहित्यकारों को होता है, सर ने शुरू किया था, और सर की जो तमन्ना है कि इतिहास लिखते लिखते साहित्य, तो ये जो अभिलाषा है बहुत महत्व की है। अब हम कार्यक्रम को संपन्न करें उससे पहले इस आयोजन के लिए कुछ स्मृति चिन्ह मंगवाए गए हैं, और मैं वर्तुल जी को निवेदन करूंगा कि वो हमारे अतिथियों को मोमेंटो स्मृति चिन्ह प्रदान कर, हाँ, बूंद सिंह देंगी, और हमारे मंचासीन सभी अतिथियों को बूंद सिंह विजय मोहन जी की पोती हैं। हमारे सामने वंदना राग जी बैठी हुई हैं, उनको भी सम्मानित करें। रचना सिंह मैम को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। बूंद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय कथाकार श्री वर्तुल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। कम लोग जानते हैं कि वर्तुल जी, कम लोग क्या, यहाँ तो सभी जानते हैं कि वर्तुल सिंह कथाकार हैं, और हम उनकी बहुत सारी कृतियों से परिचित हैं। आपकी कृतियों पर कभी अन्यत्र चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज सभा में उपस्थित हमारे अतिथियों का और आप सबका आभार ज्ञापन करें। मैं सबसे पहले तो अंकल सुधीर, हम लोग आपको धन्यवाद देने के हमारे ख्याल से मैं ये ज़रूरत तो नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको खाली इतना बताना चाहूँगा हम सबकी तरफ से कि मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है। आप इतने
हमारे पहले निवेदन में ही आपने इसको न केवल स्वीकार किया, बावजूद इसके कि आप झारखंड से कल ही वापस आए हैं। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपकी उम्र को देखते हुए ये स्वीकार करना, और ये कठिन है कि गुड़गांव से 1.5 घंटे की यात्रा करके और इसमें शरीक होना, मैं हम लोग सब के लिए बहुत बहुत सम्मान की बात है। इस ट्रस्ट में हमारे ख्याल से इस ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और राय सर हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर सर्विस के हैं, और हम भी इनसे सबसे पहले वर्धा में ही हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद से जाहिर है कुछ एक हम लोग का वेवलेंथ ऐसा था कि वी जस्ट क्लिक्ड वेल, और नॉट ओनली क्लिक्ड वेल, रादर पापा के गुजर जाने के बाद बहुत ही अंतरंग और बहुत अच्छे किस्म की चर्चाएं और सब इनके साथ शामें भी गुजरी हैं। अरुणेश, आप जाहिर है आप भोपाल से, आपसे जब बात हुई तो आपने वॉलंटियर किया, आपने स्वयं कहा कि भाई मैं शरीक होऊंगा, और आप हमें बुलाएं चाहे ना बुलाएं, मैं आऊँगा, और आप बोलें चाहे ना बोलें, हमको बोलने के लिए मैं बोलूँगा ज़रूर, और चंदन जी के बारे में तो मैं अवश्य ही बोलूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेश। और चंदन जी, मैं आपको विशेष तौर पे फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पता है कि आप लगभग ये तय था कि आप इस शायद कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, और राजधानी में एक कहावत है, मनुहार के कच्चे। तो मैंने आपसे कुछ ऐसी शर्तें रखी और आपसे कुछ ऐसे निवेदन, शायद आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, और बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ से। और कल आपको फिर निकलना है वापस चंडीगढ़ के लिए, और फिर वैखरी कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होना है। हम लोग के लिए सचमुच सम्मान की बात है आपने। साथ ही साथ मैं रजा फाउंडेशन हम लोग के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, और एक नए ट्रस्ट और होने की वजह से जाहिर है कि कुछ जो हम लोग को आर्थिक संकट होते रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान रजा फाउंडेशन ने हमेशा से किया है, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। और अंत में मैं आप सबका, आप लोग इसमें शरीक हुए, और न केवल इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, बल्कि हमारे पिताजी की स्मृति को आपने जो सम्मान दिया है, मैं आप सबका हृदय से आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न।